आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम राजनीति विज्ञान बीए द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत आज का हमारा अध्याय है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से संबंधित आज का हमारा ये दूसरा भाग है और इस भाग के अंतर्गत हम अति लघुतात्मक प्रश्न और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उन प्रश्नों का आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटेन में राजपद की निरंतरता के दो मनोवैज्ञानिक कारण लिखिए। यानी ब्रिटेन में जो राजा का पद है वो पुराने ज़माने से लेकर के आज भी अस्तित्व में है, तो उसके कोई दो मनोवैज्ञानिक कारण कौन कौन से हैं। पहला है, राजपद राष्ट्रीय जीवन की एकता व गौरव का प्रतीक। यानी ब्रिटेन में जो राजा का पद है वो राष्ट्रीय जीवन की एकता व गौरव का प्रतीक माना जाता है। संसदीय शासन में भी राजपद की उपयोगिता है और राजपद की राजनीति की निष्पक्षता। अगला है, अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है। यानी अभिसमय जो कि ब्रिटेन में एक तरह से जो परिपाटी है, रीति रिवाज हैं, उनको हम अभिसमय के नाम से जानते हैं। तो उसके अभिसमयों का पालन यानी उनको कोई कानूनी गारंटी प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी लोग अभिसमयों का पालन करते हैं। तो क्यों करते हैं? एक तो अभिसमयों की उपयोगिता है, लोकमत की शक्ति अभिसमयों को प्राप्त है। लोकमत जो ब्रिटेन की जनता है वो अभिसमयों का अपनी इच्छा से पालन करती है। तो अभिसमयों को सहमति प्राप्त है ब्रिटेन में के लोगों की। ब्रिटिश जाति का स्वभाव और राजनीति की जागरूकता। यानी ब्रिटिश जाति का जो स्वभाव है और राजनीति के प्रति उनकी जो जागरूकता है, इन कारणों से ब्रिटेन में अभिसमयों का पालन किया जाता है। अगला है, ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में अभिसमयों को संविधान की आत्मा तथा संविधान का केंद्र तत्व क्यों कहा जाता है। यानी ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत जो अभिसमय है उनको संविधान की आत्मा और संविधान का केंद्र तत्व क्यों कहा जाता है, उसके कोई दो कारण लिखिए। अभिसमयों द्वारा संविधान के कर्मिक तथा शांतिपूर्ण विकास में सहयोग करना, संसदीय लोकतंत्र के कुशल संचालन में सहयोग करना, ये दो प्रमुख कारण है कि अभिसमय के द्वारा संविधान के कर्मिक और शांतिपूर्ण विकास में सहयोग करता है। यानी जो संविधान के अंतर्गत संविधान संचालन में भी अभिसमय उनका सहयोग रहता है और संसदीय लोकतंत्र के कुशल संचालन में भी अभिसमयों का पालन किया जाता है। राज मुकुट से क्या तात्पर्य? यानी ब्रिटेन के अंतर्गत राज मुकुट से क्या तात्पर्य है? तो ब्रिटिश जो संविधान है उसके अंतर्गत राज मुकुट का अपना एक अलग ही महत्व है। तो राज मुकुट का शाब्दिक अर्थ है राज सत्ता का वह प्रतीक है जिससे सम्राट राजपद ग्रहण करने के समय अपने मस्तिष्क पर धारण करता है। तो राज मुकुट क्या है? राज सत्ता यानी ब्रिटेन की सत्ता का वह प्रतीक है जिससे सम्राट राजपद ग्रहण कर जब वह राजा का पद ग्रहण करता है उस समय अपने मस्तिष्क पर धारण करता है। परंतु वर्तमान समय में राज मुकुट का तात्पर्य संपूर्ण सरकार से है। पुराने ज़माने में तो जब सम्राट है जब वो अपने सर पर राज मुकुट धारण करता था तो उसको राज मुकुट कहते थे, लेकिन वर्तमान में राज मुकुट का तात्पर्य संपूर्ण सरकार से है। अतः वर्तमान समय में राज मुकुट का अर्थ है राजा, मंत्रियों तथा संसद का सम्मिश्रण। यानी राजा, मंत्रिपरिषद और जो संसद का जो संपूर्ण सम्मिश्रण है उसको राज मुकुट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजा कोई गलती नहीं करता, इस कथन के समर्थन में कोई 3 तर्क दीजिए। यानी ब्रिटेन के राजा के बारे में कहा जाता है कि राजा कभी कोई गलती नहीं करता। तो इसका तात्पर्य क्या है? राजा कानून व न्याय का स्रोत है। राजा वास्तविक शक्ति का प्रयोग ही नहीं करता है, तो बल्कि वास्तविक शक्ति का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री है, वो वास्तविक शक्ति का प्रयोग ही करता है। तो राजा है वो वास्तविक शक्ति का प्रयोग ही नहीं करता। कहने का मतलब कि राजा के पास में सारी शक्तियाँ तो है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग वो स्वयं नहीं करता है। राजा के कार्यों के लिए मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो राजा के जो कार्य हैं वो मंत्रियों के द्वारा पूरे किए जाते हैं, इसलिए राजा है। कहने का मतलब कि राजा के पास में सारी शक्तियाँ तो है, लेकिन वो उन शक्तियों का प्रयोग राजा नहीं करता है, बल्कि प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है वो राजा की शक्तियों को, राजा के कार्यों को पूरा करते हैं। तो इसका मतलब है कि राजा जब कोई काम करता ही नहीं है तो फिर उसमें गलती कैसे हो सकती है? तो राजा के कार्यों के लिए मंत्री उत्तरदायी होते हैं। इंग्लैंड में राज मुकुट की 2 शक्तियों का उल्लेख कीजिए। इंग्लैंड में राज मुकुट की 2 शक्तियों का उल्लेख कीजिए। पहली है कार्यकारिणी शक्तियाँ।
राजमुकुट इंग्लैंड की सर्वोच्च कार्यपालिका है, देश का समस्त शासन उसी के नाम पर चलता है। तो एक तो यह है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में राजमुकुट का प्रमुख कार्य विधायी कार्य, जैसे संसद को बुलाना है, उसका विसर्जन तथा विघटन करना है, ये राजमुकुट का ही काम होता है। ब्रिटेन में संविधान में राजा की शक्ति से संबंधित संसदीय सिद्धांत तथा लोकतंत्रात्मक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? यानी ब्रिटिश संविधान के अंदर राजा की शक्ति से संबंधित संसदीय सिद्धांत या लोकतांत्रिक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो इसका आशय ये है कि संसदीय सिद्धांत से मतलब ये है कि राजा का शासन है, शासन की सारी शक्ति राजा में निहित है, प्रशासन का सारा कार्य राजा के नाम पर होता है, परंतु शासन तो मंत्रिमंडल करता है। ये मतलब है संसदीय सिद्धांत का कि सारी शक्तियाँ राजा के पास में तो है, लेकिन राजा उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। सम्राट और राजमुकुट में कोई 3 अंतर लिखिए। तो राजमुकुट एक संस्था है, जबकि सम्राट एक व्यक्ति। दूसरा है सम्राट अस्थायी है, सम्राट शक्तिहीन है, जबकि राजमुकुट है वो अस्थायी है, जबकि शक्तिशाली है। यानी सम्राट तो अस्थायी भाई राजा है, उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद में जो भी उसे राजपद को ग्रहण करता है और जैसे वो राज मुकुट धारण करता है तो वो राजा बन जाता है। तो कहने मतलब है कि राज मुकुट है वो तो अस्थायी है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो तो सिर पर धारण करने वाला एक ताज मात्र है। तो सम्राट अस्थायी है, जबकि राज मुकुट है वो अस्थायी है। सम्राट वो शक्तिहीन है, जबकि राज मुकुट है वो शक्तिशाली है। राज मुकुट एक संस्था है, जबकि सम्राट क्या है? एक व्यक्ति है। ब्रिटिश संविधान में कौन सा अधिनियम सम्राट के उत्तराधिकार की व्यवस्था करता है? तो 1701 का उत्तराधिकार का नियम है, वो सम्राट के उत्तराधिकार की व्यवस्था करता है। तो ब्रिटिश संविधान में 1701 का जो उत्तराधिकार का अधिनियम है वो सम्राट के उत्तराधिकार की व्यवस्था करता है। क्राउन राष्ट्र के वैधानिक मानों का मुख्य प्रस्तर है, टिप्पणी कीजिए। संविधान ने राजमुकुट की निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शक्तियों पर रोक लगाई तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राजमुकुट की शक्तियों में वृद्धि की। राजमुकुट की शक्तियों के प्रमुख 2 स्रोत कौन कौन से हैं? तो एक तो है राजा के परमाधिकार विशेषाधिकार और दूसरा संसदीय कानून। ब्रिटेन को मुकुटधारी गणराज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटेन में आनुवंशिक राजपद मौजूद है, यानी ब्रिटेन में जो राजा का पद है वो बहुत पुराने समय से चला रहा है, कोई नया पद नहीं है। तो आनुवंशिक का मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला रहा है, किंतु वास्तविक कार्यपालिका वो प्रधानमंत्री के पास में है, इसलिए ब्रिटेन को मुकुटधारी गणराज्य कहा जाता है। ब्रिटेन में ब्रिटिश राजा के 3 प्रमुख एवं स्थायी कार्य बताइए। तो ब्रिटिश राजा के 3 प्रमुख स्थायी कार्य हैं: सलाह देने का अधिकार, प्रोत्साहन देने का अधिकार और चेतावनी देने का अधिकार। ब्रिटेन की मंत्रिमंडलीय प्रणाली की कोई 3 विशेषताएं बताइए। सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या अभिप्राय है? ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, जिसका अर्थ है कि मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसमें प्रत्येक मंत्री को अपने साथी मंत्री के लिए उत्तरदायी होना पड़ता है। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो वह समस्त मंत्रिमंडल के विरुद्ध समझा जाता है और संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये जो सिद्धांत है इसको सामूहिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। कहने मतलब कि मंत्रिमंडल के जो जितने भी सदस्य हैं वो सारे किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधायिका के प्रति। तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण प्रत्येक मंत्री को अपने जो साथी मंत्री है उसके लिए भी क्या होना पड़ता है? उत्तरदायी होना पड़ता है। कहने का मतलब है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी यदि व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है? संपूर्ण मंत्रिमंडल, यानी समस्त मंत्रिमंडल के विरुद्ध वो प्रस्ताव
विरुद्ध समझा जाता है और संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये जो सिद्धांत है उसको ही सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहा जाता है। कबाल सिंह क्या तात्पर्य है? ब्रिटेन में कबाल सिंह क्या तात्पर्य? कबाल सिंह आप क्या समझते हैं? तो 17वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के विकास हेतु चार्ल्स द्वितीय ने संपूर्ण काउंसिल से परामर्श लेना छोड़ दिया और वह कुछ विश्वस्त सदस्यों की समिति से परामर्श लेने लगा। यानी ब्रिटेन के अंतर्गत चार्ल्स द्वितीय ने जो एक काउंसिल होती थी परामर्श देने के लिए, उससे परामर्श लेना छोड़ दिया और अपने ही जो कुछ विश्वस्त सदस्य हैं उनसे परामर्श लेना शुरू कर दिया। तो सदस्यों की इस जो अनौपचारिक समिति थी यानी एक कमेटी थी, उसको क्या नाम दिया गया? कबाल। कबाल नाम इसके अंतर्गत 5 सदस्य थे, उनके जो पहला अक्षर अंग्रेजी का उसके नाम पर इसका नाम कबाल पड़ा था। तो 5 सदस्य थे, क्लिफर्ड, अलिंगटन, बंकिंघम, एशले और लाडरडेल। इन व्यक्तियों के नाम के प्रथम अक्षर को लेकर के कबाल शब्द बना है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की महत्ता के कोई 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। कठोर दलीय अनुशासन, सुधार कानूनों का परिणाम, लोक सदन प्रतिनिधि कार्यभार तथा पद्धति व्यवस्थापन। तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का जो महत्व है उसके ये 4 प्रमुख कारण हैं। छाया मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? ब्रिटेन में पार्लियामेंट के जो निम्न सदन है जिसको लोक सदन कहा जाता है में विरोधी दल के नेता द्वारा बनाया गया काल्पनिक जो मंत्रिमंडल है उसको छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट का जो निम्न सदन है जिसको लोक सदन कहते हैं, उसमें विपक्षी पार्टियों के द्वारा बनाया गया जो काल्पनिक मंत्रिमंडल है उसको छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में कोई 2 अंतर लिखिए। तो मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था होती है जिसमें लगभग 50 या 60 सदस्य होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था होती है जिसमें 8 से 10 तक सदस्य होते हैं, जिसमें कुछ विशिष्ट स्तर के व्यक्ति ही होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य विभागों के अध्यक्ष होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद के सदस्य उनके अधीनस्थ सहायता करने के लिए होते हैं। यानी जो मंत्रिमंडल होते हैं उनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है और जो मंत्रिपरिषद सदस्य होते हैं वो केवल सहायता करने के लिए उनको पद दिया जाता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रकार लिखिए। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रकार हैं संयुक्त मंत्रिमंडल, युद्ध मंत्रिमंडल, अंतरंग मंत्रिमंडल और छाया मंत्रिमंडल। ये 4 प्रमुख प्रकार हैं। विस्तार से हम निम्नलिखित प्रश्नों में इसका अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री है, वो उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व किया जाता है। यानी राजनीतिक, आर्थिक और अन्य जो भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसमें जो प्रधानमंत्री है वो ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री की स्थिति को निर्धारित करने वाला कोई एक राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक तत्व बताइए। तो राजनीतिक तत्व है प्रधानमंत्री की अपने दल तथा लोक सदन की में राजनीतिक स्थिति, ये तो है राजनीतिक तत्व। और एक गैर राजनीतिक तत्व है प्रधानमंत्री का जो अपना स्वयं का जो व्यक्तित्व है वो आता है गैर राजनीतिक तत्व में। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो ब्रिटिश कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राजा, सम्राट और प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए लोक सदन का सदस्य होना भी आवश्यक है। तो ब्रिटेन का जो ब्रिटिश जो संसद है उसका जो कॉमन सभा है उसमें बहुमत प्राप्त दल का जो नेता है उसको राजा या सम्राट और प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। कहने कि लोक सदन का सदस्य होना उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ब्रिटेन में लोक सदन के स्पीकर के संबंध में प्रमुख परंपरा क्या है? ब्रिटेन में लोक सदन के स्पीकर को तब तक बार बार निर्वाचित कर दिया जाता है जब तक कि वह उस पद पर बने रहना चाहता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की सत्ता पर 3 प्रमुख नियंत्रण कौन कौन से हैं? तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की सत्ता पर 3 प्रमुख नियंत्रण कौन कौन से हैं? पहला है स्वयं के राजनीतिक दल का नियंत्रण, दूसरा है लोक सदन में विरोधी दल का नियंत्रण और तीसरा जनमत का नियंत्रण। विधि का शासन क्या है? तो विधि के शासन से अभिप्राय है विधि सर्वोच्च है, वही शासन करती है। विधि के समक्ष सभी समान हैं और सभी को विधि का समान संरक्षण प्राप्त है। यह शासन सामान्य विधि, सामान्य न्यायालय और सामान्य न्याय पर आधारित होता है। ब्रिटेन में विधि के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? इसकी कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो ब्रिटेन में विधि का जो शासन है इसका प्रतिपादन किया था डायसी ने। डायसी नामक
विचारक ने इसका प्रतिपादन किया था। इसके 3 प्रमुख विशेषताएं हैं: कानून की सर्वोपरिता, कानून की समानता और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। यानी कानून है वो सर्वोच्च है, कानून सबके लिए समान है और कानून है वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए बना है। किस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में न्यायपालिका को संसदीय एवं कार्यपालिका से स्वतंत्र किया गया है? तो अधिनियम 2005 के अंतर्गत ब्रिटेन में न्यायपालिका को संसद और कार्यपालिका से स्वतंत्र किया गया। तो विद्यार्थियों, ये थे आज की क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न।